नमस्कार। महाराष्ट्र में पल पल बदलते राजनीतिक घमासान, उसके साथ पुलिस फाइलों से निकल रहे तमाम ऐसे राज जो अब तक दबे हुए थे। इस पर एक पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बवाल की स्थिति है और इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है ट्रांसफर की लिस्ट की, और साथ ही 29 से 25 अधिकारियों के नाम भी इंडिया न्यूज के पास हैं। इस लिस्ट में कई पुलिस अधिकारियों के नाम ट्रांसफर की जिम्मेदारी दलालों ने ली हुई थी। बड़ी खबर और अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर अब ऐसा लग रहा है, और इसी के साथ इस बड़ी खबर के साथ हम सीधे चलते हैं। एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तमाम डेवलपमेंट, तमाम अपडेट पर। प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला। सदर गुन्ह्यातील घटनास्थळी कोणताही पुरावा सापडलेला नव्हता। तपासी अधिकाऱ्यांनी तपासमध्ये मृतदेहाच्या अंगावर संशयित आरोपीकडून घेऊन जाणारे कोणताही पुरावे मिळालेले नव्हते। गुन्हा नोंद केल्यास दुसरा दिवशी दिनांक 8/3/21 रोजी फिर्यादमधील संशयित आरोपी सचिन वाजे यांचा जबाब नोंदवण्यात आला। गॉडफादर को गॉडफादर त्यांनी चौकशीमध्ये त्याचे विरुद्ध सर्व आरोप फेटाळून लावले। नमूद स्कॉर्पिओ गाडी ही आपल्या ताब्यात कधीही नसल्याचे सांगितले व मृत व्यक्तीसोबत कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले। तसेच सदर गुन्ह्याचे मध्ये त्याचा कोणताही सहभाग नसल्याबाबत आणि त्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले। परंतु दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सचिन वाजेचा जबाब खोटा असल्याचे पुरावे प्राप्त केले असून त्याच्या गुन्ह्यामध्ये नक्की काय सहभाग आहे याबाबतची पुढील चौकशी चालू आहे। अशी परिस्थितीमध्ये दहशतवाद विरोधी पथकाने प्रथम चौकशीत प्राप्त झालेल्या माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले सिम कार्डचा शोध लावला। सदरचे सिम कार्ड हे मुंबईमध्ये पत्त्याचे क्लब व बेटिंग घेणाऱ्या इसमाने सचिन वाजे याचे सांगण्यावरून त्या सिम कार्ड त्याचेकडे बुकी म्हणून काम करणारे नोकराने गुजरात येथील त्याच्या ओळखीचे इसमाकडून प्राप्त करून घेतली। सदरची सिम कार्ड ही गुजरातच्या एक कंपनीचे नावे खरेदी केल्याचे निष्पन्न होते। प्राथमिक चौकशीत सदरची सिम कार्ड ही बुकी नरेश रमणिकलाल गौर याने सचिन वाजे याचे सांगण्यावरून आरोपी विनायक शिंदे यांच्याकडे दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने नरेश रमणिकलाल गौर व विनायक शिंदे यास दिनांक 21/3 रोजी 9 वाजता अटक करण्यात आलेली आहे। विनायक शिंदे हा मुंबई पोलीस दलातील 2007 मध्ये वर्सोवा येथे झालेल्या लखन भैया बनावट चकमक प्रकरणातील आजीवन कारावासाची शिक्षा झालेला आरोपी आहे। तो सध्या मे 2020 पासून कोरोनाचे साथीच्या आजाराच्या कारणावरून पॅरोल रजेवर असताना त्यांनी हा अपराध केलेला आहे। त्यांनी मृतकाशी संपर्क केला, त्याला बोलवून घेतले व हत्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याबाबतचे तपासामध्ये पुरावे प्राप्त झालेले आहेत। अटक झालेले आरोपी यांना घटनास्थळी सोबत घेऊन जाऊन गुन्हा कसा केला याबाबतचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आलेले आहेत। सदर अटक व पाहिजे आरोपी यांनी घरे, कार्यालय व गोडाऊन इत्यादी ठिकाणी छापा टाकून गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण चालू आहे। आरोपी गौड याच्या मार्फत मागविलेले 14 सिम कार्डपैकी काही सिम कार्ड ॲक्टिवेट करून विनायक शिंदे याच्याकडे दिल्याचे आणि विनायक शिंदे याने सदरचे सिम कार्ड इतरांकडून देऊन त्याचा वापर गुन्ह्यात केल्याचे सुद्धा तपासात निष्पन्न होत आहे। सदर सिम कार्ड ज्या मोबाईलमध्ये वापरली गेली त्यामध्ये काही फोन व सिम कार्ड आरोपीने नष्ट केले असल्याची प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट होत आहे। अटक आरोपी यांच्याकडे करण्यात आलेली चौकशी, त्यामधून मिळालेल्या माहितीचे केलेले तांत्रिक विश्लेषण आणि त्याचप्रमाणे गुन्ह्याशी संबंधित संशयित इसमाकडे केलेली चौकशी याच्या आधारे मिळालेल्या माहिती अनुसार दामन दीव येथे तपास कमी झालेले
रवाना झालेले पथक गुन्ह्याच्या वापरल्या संशय असलेल्या व्हॉल्वो कार व संशयित इसमासह मुंबईत आज दिनांक 23/3/21 रोजी परत आलेले आहे. सदरची कार गुन्ह्यात वापरली अगर कसे याबाबत सदर कारची FSL कलिना मुंबई यांच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे. सदर गुन्ह्यात संशयाची सखोल चौकशी झाल्यानंतर आणखी काही इसमांना अटक होण्याची शक्यता आहे. आमच्याकडे बरेच नाव आहेत, बरेच संशयित आहेत. फक्त पुरावे गोळा करण्याचं काम बाकी आहे, तो सुद्धा होईल. गुन्ह्याच्या अनुषंगे बराचसा परिसर, ऑफिसर्स आणि मार्गावरील CCTVचे फुटेज देण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे इतर महत्त्वाचे ठिकाणाचे CCTVचे फुटेज प्राप्त करण्याचा कामकाज चालू आहे. आरोपींनी काही ठिकाणाचे CCTV फुटेज प्राप्त करून नष्ट केल्याचे पुरावे सुद्धा समोर येत आहेत. तपास पथकाने तपासामधील आजपर्यंत झालेल्या संदर्भात अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंद केलेले आहेत. काही महत्त्वाचे साक्षीदार कोर्टासमोर कलम 164 CRPC प्रमाणे जबाब देण्यास तयार आहेत. त्यानुसार कारवाई चालू आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपी सचिन वजे हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणा याचे दिनांक 25/3/21 पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे. त्यामुळे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून NIA कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू. सदर आरोपीचा ताबा घेऊन त्याची कसून चौकशी करण्यावरून दहशतवाद विरोधी पथक गुन्ह्याच्या मूळशी जाऊन गुन्ह्याच्या संपूर्ण कट उघडकीस आणेल याची आम्हाला खात्री आहे. गुन्ह्याचा तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर चालू असून दहशतवाद विरोधी पथकची विभिन्न पथके रात्रोदिवस अथक परिश्रम करीत आहेत व गुन्ह्याच्या मुख्य सूत्रधार शोधून त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपकी तरफ से जानकारी दी गई. जयजीत सिंह बता रहे थे कि कैसे सचिन वाजे पहले हर आरोप से इनकार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे कई खुलासे हुए हैं. कैसे एक और कार दमन से बरामद की गई है वॉल्वो, उसके कनेक्शन भी जुड़े हुए हैं. पहले सचिन वाजे ने कहा था स्कॉर्पियो मेरी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे खुलासा पूरी तरीके से सामने आ चुका है. कैसे बुकी के जरिए सिम मंगाए गए, उन्हीं सिम का इस्तेमाल किया गया, मनसुख हिरेन को बुलाया गया और सचिन वाजे के कहने पर ही मनसुख हिरेन की हत्या हुई. एटीएस चीफ जयजीत सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वसूली अदानी भी है. हाँ, वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना. तो एंड ऑफ द पीपल. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली. ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है. अब देखिए बातें कैसे निकलती हैं. पहले क्या बात आई कि एक पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में आया जिसका नाम है संजीव वाजे ना, सचिन वाजे, क्षमा करिए, आई स्टैंड करेक्टेड. दूसरी कहानी आई कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि होम मिनिस्टर साहब ने टारगेट फिक्स किया है मुंबई से 100 करोड़ रुपया पर महीने का. तो परसों हमने एक विषय उठाया था कि अगर महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है. और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़, तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है. और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए. इन तीनों का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया.
आज सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ बातें कही हैं जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे और कुछ ब्रोकर्स थे। उनके पूरे डिजिटल कॉन्वर्सेशन भी लॉफुल तरीके से प्राप्त किए गए थे और डीजीपी ने, सुबोध जायसवाल जी ने उसको भेजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, कृपया करके आप इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। यह कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया क्योंकि अपनी सीनियरिटी में वो उस स्तर पर पहुंच गई थी। और जो बताया देवेंद्र जी ने 10 फीट बटा 10 फीट का उसका एक क्यूबिकल था और ये दोनों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज ये बताना जरूरी है कि ये दोनों डीजीपी और जो एक तो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस थे सुबोध जायसवाल, आई अंडरस्टैंड ही इज नाउ इन सीआईएसएफ डीजीपी, और रश्मि शुक्ला इतना डिमोरलाइज्ड हुई कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आई। शायद वो भी कहीं पर मुझे बताया गया है कि सीआरपीएफ या कहीं पर वो एडिशनल डीजीपी है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए, सवाल यही कि वसूली का गॉडफादर कौन और आखिर उद्धव क्यों है मौन। मैं रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले शमशेर खान पठान से बात करना चाह रहा था, लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद ने जो इल्जाम लगाए हैं, तो किशोर तिवारी आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। महावसूली अगाड़ी है, महालूट अगाड़ी, ये राजनीतिक बयानबाजी तक अगर बातें चली जाने लगी तो असली मुद्दा खो जाएगा, ऐसा आपको नहीं लगता? और अगर हो जाएगा तो मुख्यमंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे भाई सब दोनों, एक चोर दूसरे चोर के बारे में कह रहा है। शमशेर भाई, किशोर तिवारी साहब जवाब दीजिए, आपसे ही सवाल है। बीच में बोले इसलिए मुझे लगा नहीं किशोर, आप जी। हाँ, देखिए ना, आपने बहुत अच्छा बोला कि जो लेटर आप सार्वजनिक आपके पास मिला है जी, उसके अंदर रश्मि शुक्ला जी ने कहा था कि 2017 के ये सब आरोपी है। 2017 में जो 7 आरोपी पकड़े गए थे वसूली कांड के अंदर और दलालों के अंदर, वही लोग फिर से रिपीट हो रहे हैं, ऐसा उसने कहा। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में बने तो मैं सरकार में फार्मर मिशन का चेयरमैन था और उनको ही रिपोर्ट करता था, तो मुझे सरकार की सब बातें मालूम थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये नागपुर से आते हैं और उनके पिताजी, हमारे पिताजी के दोस्त, वो हमसे बहुत करीब है। तो देवेंद्र फडणवीस ये तो साफ सतुरे थे, लेकिन उस वक्त यानी 2015-16 में जब ये पैसे ट्रांसफर के लिए दलालों सक्रिय हुए और पैसे वसूली चालू हुई, तब मैंने कहा कि देवेंद्र ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए देवेंद्र से उगाही की जा रही है। अभी देखो, ये जो आईपीएस अधिकारी अपनी मर्जी का पोस्टिंग लेते वक्त दलाल सक्रिय है,
तो ये दलाल को अभी मुझे लगता है कि ये दलाल को सरकारें कोई भी बदले, दलाल वही रहते। तो मैं भी नया, अभी मैं पिछले सरकार में भी था और ये भी सरकार में था। तो सुबोध जायसवाल ये ने रिकॉर्ड वसूली की थी 2017 के अंदर। किशोर भाई, आपकी तमाम बातें आपकी जानकारी के मुताबिक हो सकता है बहुत बेहतर हो, सही हो, सटीक हो, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर गलती कोई चलती चली आ रही है, अगर वसूली रैकेट चलता चला आ रहा है, तो अभी फिलहाल प्रधान के तौर पर उद्धव जी वहां पर हैं। इतने सारे कंफ्यूजन और इतने सारे आरोपों के बीच अगर वो खामोश रहेंगे तो खामोशी बहुत तरह के मैसेज समाज में भेजती है। क्या आपको नहीं लगता इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक तरह का नैरेटिव क्रिएट हो चुका है और उसको हवा उद्धव जी की खामोशी दे रही है? नहीं, उद्धव जी चुस्त दुरुस्त जवाब समय आने में देंगे, आप चिंता मत करो। उद्धव जी ने उद्धव के एक्शन में आए हैं। उद्धव जी को प्रशासन पहली बार ही प्रशासन में वो आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये 18 साल से विधायक थे, उनको ये सब मालूम था। और देवेंद्र जी ने पहले नकेल कसने का ट्राई किया, लेकिन दिल्ली से उनको उगाई का आदेश आने के बाद क्या सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि जो अभी सरकार में चल रहा है वो पहले भी चल रहा था और इसमें कोई नई बात नहीं है? आप आम नागरिक के लिहाज से सोचकर देखिए, हमें जब ये बात मालूम पड़ती है तो कितनी हैरानी होती है। आप बहुत आराम से कह रहे हैं ये आज की नहीं है, तो पहले की भी बात है, हम तो बीजेपी के साथ भी सरकार में थे। और क्यों नहीं महेश, आपसे भी सवाल होना चाहिए। अगर शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर वो कहते हैं कि अनिल देशमुख के खिलाफ सबूत तो कुछ है नहीं, आरोप अगर अनिल देशमुख पर है तो आरोप परमवीर सिंह पर भी है, क्या इतना कहना काफी होगा? और कितने सबूत चाहिए आपको? सचिन वाजे से जुड़े हुए परमवीर सिंह लेटर लिख रहे हैं, और कितने सबूत चाहिए? डायरी मिल गई है, और अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल सामने आ गया है। वसूली कहां कहां चल रही थी? ये सवाल मुझसे है? जी महेश जी, आपसे है, महेश चौहान। अच्छा, देखिए अभी एक बात, मैं एक बात क्लियर कहना चाहूंगा। देखिए, आज फॉर एज ये जो ट्रांसफर्स का मामला है, इसमें पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होता है। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में डीजी रहते हैं, और ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद वो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास आता है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस साहब को ये कहना है कि ट्रांसफर्स के मामले में बहुत भ्रष्टाचार होता है, देवेंद्र फडणवीस साहब बाद में कह रहे हैं रश्मि शुक्ला जी ने पहले ही खत लिख दिया था, जो बाद में डीजी सिविल डिफेंस बना दी गई। देखिए, ये घटना जो हुई थी 2017 जून में हुई थी, सही है, इसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 2019 नवंबर में, अक्टूबर में उनकी सरकार गई, 2 साल उनको रिपोर्ट मिली नहीं। 2 साल लगे रश्मि शुक्ला जी को रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन जब तक इनकी सरकार गई तब तक रिपोर्ट बनी नहीं थी। 2 साल देवेंद्र फडणवीस क्यों रिपोर्ट पे बैठे थे, ये जवाब उन्होंने देना चाहिए। हमारी सरकार नवंबर 2019 में आई, उसके बाद अगर वो कह रहे कि अगस्त में रश्मि शुक्ला जी ने वो रिपोर्ट 2020 अगस्त में हमारी गवर्नमेंट के पास दी है और उसके आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो सीबीआई के पास जाएंगे या इसलिए वो होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे सेंट्रल, तो उन्होंने खुद पर भी कार्रवाई कर लेनी चाहिए ना। महेश भाई ठीक है, महेश भाई आप जो कह रहे हैं ठीक है, चलिए मैं एक बात मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन उसके बाद दूसरा कनेक्शन जो अब निकल कर आ रहा है पुलिस के बीच में, एक सर्विंग सीनियर आईपीएस अफसर जो कुछ भी कहकर गया है, हालांकि मेरे साथ इस वक्त एसीपी, फॉर्मर एसीपी शमशेर भाई भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खैर, अभी जो निकल कर आ रहा है वो तो सीक्वेंशियल हुआ ना, स्थिति तो अभी भी ठीक नहीं है। नहीं, सही है ना। देखिए, उन्होंने आरोप किए, वो आरोप बेबुनियाद है, ऐसे खुद होम मिनिस्टर जी ने कहा है। शरद पवार साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उन्होंने उसमें बताया है कि वो 5 तारीख से 15 तारीख तक हॉस्पिटलाइज थे कोविड की वजह से, और 15 तारीख से 27 तारीख तक वो होम क्वारंटाइन थे। वो बात अलग है कि वो प्राइवेट जेट से 15 तारीख की शाम को मुंबई में आए, वो कोरोना के इसमें आ सकते कि नहीं आ सकते, लेकिन एक बात इस सफाई को लेकर भी बहुत से सवाल उठ गए। बीजेपी तो लगातार कह रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, क्वारंटीन में नहीं थे, बीजेपी इन सभी बातों को नकार रही है। लेकिन शमशेर सर मुझे बताइएगा, क्या वाकई ऐसा होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों में दलाली जाती है?
क्या एजेंट्स जो होते हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए वो पोस्टिंग और ट्रांसफर कराने के नाम पर करोड़ों वसूलते हैं क्या? ये सच है क्या? और अभी से नहीं, सालों साल से क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। आपको बता दूं मैं कि जितने भी आईपीएस का ट्रांसफर होते हैं ये गृह मंत्रालय से ही होते हैं। डीजी को पावर ट्रांसफर का नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। डीजी का अपॉइंटमेंट गृह मंत्रालय, सीपी का अपॉइंटमेंट गृह मंत्रालय, किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी का अपॉइंटमेंट गृह मंत्रालय। ये अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पहले से है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होते हुए भी पॉलिटिकल है। गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्टर करता है, मिनिस्टर जो चाहेगा वही ट्रांसफर होने वाले हैं। लेकिन अभी जो हालात जो बढ़ चुके हैं, ये जो अनिल देशमुख साहब का जो रोल दिन पे दिन जो डिवियस तरीके से बाहर आ रहा है, तो शरद पवार साहब ने कॉल लेना चाहिए। मैं शरद पवार पे मुझे हंसी आ रही कल से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अनिल देशमुख को निकालने का काम ये सीएम का है, और शाम में कहते हैं वो राजीनामा नहीं देंगे। ये डबल गेम क्यों शरद पवार कर रहे हैं? और दिन पे दिन एक एक नई नई बातें अनिल देशमुख के बारे में निकल रही है, और मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस की छवि दिन पे दिन खराब हो रही है। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी डिस्टर्बिंग लगी मुझे वो, कि होम मिनिस्टर इतनी झूठी बात कैसे करता है। मुंबई में है और अपने आप क्वारंटाइन में कहता है, पूरे पुलिस के प्रोग्रामिंग उसमें पूरी है कि किधर किधर प्रोग्राम करेंगे, क्या करेंगे। अरे क्या चल रहा है, ये बर्बाद कर देंगे पुलिस डिपार्टमेंट को ये लोग। एक होम मिनिस्टर के बारे में इतनी झूठी बातें शरद पवार कैसे कर सकते? एक 60 की उम्र में आदमी सटिया जाता है, ये 80 की उम्र में अटकिया गया है शरद पवार। शरद पवार ने रिटायरमेंट लेना चाहिए और इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए। करने के अगर ये कहा जाता महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है, इस पूरे मामले में हम जांच बिठाएंगे, तो बेहतर होता, इतनी किरकिरी से बच जाते। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। और बहुत जल्दी हेडलाइंस के बाद लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से पल पल करवट ले रहा है मनसुख हिरेन हत्याकांड हो, एंटीलिया मामला हो, या उसके बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद वर्दी, महाराष्ट्र की पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरी पुलिस मानी जाती थी, सबसे बड़ा दाग, सबसे बड़ा सवाल उसी पर खड़ा हुआ है। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ सुशील वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं लीगल एक्सपर्ट के तौर पर, शमशेर खान पठान साहब, अभी आप हेडलाइन से पहले उनकी बातें सुन रहे थे, महेश चौहान साहब एनसीपी से, किशोर तिवारी शिवसेना से, और उम्मीद करता हूं शायना एनसीपी जल्दी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ जाएंगे। लेकिन सुशील वर्मा साहब, आज एटीएस पूरे जोर शोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई, मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हुआ था, लेकिन कोई ऐसी बात एटीएस चीफ ने नहीं बताई जो पब्लिक डोमेन में अब तक ना हो। अपनी बात रखने के बाद वो तुरंत चले भी गए। अभी आपको क्या लग रहा है एज ए लीगल एक्सपर्ट, ये केस कितना फंसता हुआ दिख रहा है, या अदालत में जो कुछ भी जांच चल रही है वो क्या असली जो इसके पीछे जिम्मेदार है उस तक पहुंचेगी? देखिए, मेरी समझ से जो आपने पूछा है, असली जांच तक तो पहुंचना चाहिए। लेकिन आपका ये प्रश्न कि वो लोग जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम बहुत पार्ट सुन नहीं पाए, तो इस वजह से उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मामला उलझता जा रहा है, ये धीरे धीरे सुलझना चाहिए। इसको जांच हो रही है, प्रक्रिया चल रही है जांच की, और इसमें जो है वो समाधान अवश्य निकलना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि हम शुरू से इसका इतिहास देखें, जो सचिन वाजे हैं उनका, 2003 में वो ख्वाजा यूसुफ के मर्डर से इन्वॉल्व है। काफी सालों तक, 16-17 सालों तक वो सस्पेंडेड रहे। उसके बाद इस सरकार के आते आते उनको अपॉइंट कर लिया गया। कोई स्पेशल कारण रहा होगा। शमशेर जी, आप कृपया थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद आप अपना वक्तव्य देंगे। करेक्ट किया आपको मैंने। बहुत धन्यवाद इसके लिए। उन्होंने शायद पिटीशन भी डाला था, जैसा देखा हमने कहीं पे पढ़ा था, वो रिवोक करने के लिए अपना सस्पेंशन, जो कि रिवोक नहीं हुआ था उस वक्त। फिर बाद में 20 में उनका अपॉइंटमेंट हो गया, और जो इम्पोर्टेंट मसले आते थे वो उन्हीं को दिया जाता था। तो ये सब चीजें भी हैं, ये सभी बैकग्राउंड में हैं, जिसको आदमी को देखना पड़ेगा, और जो एटीएस है वो देख ही रही होगी, कर रही होगी। अब आपकी इस बात से सुशील भाई, सुशील वर्मा जी, आपकी इस बात से मुझे शमशेर खान पठान की वो बात याद आती है कि ये चीजें आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही। मेरे तमाम राजनीतिक मेहमान इन बातों को सुनते रहे। शमशेर भाई, क्या जो अभी सुशील वर्मा साहब कह रहे हैं, और दूसरी बात इसमें एक और सवाल, 16 से 17 साल अगर कोई सस्पेंड रहता है, तो क्या इसके बाद उसकी वापसी इतनी आसानी से होती है पुलिस फोर्स में?
नहीं होती है। और इनका सस्पेंशन हाईकोर्ट ने किया था, 2002 में हाईकोर्ट ने सस्पेंशन किया था। और अगर हाईकोर्ट ने किसी चीज में ऑर्डर दिया है तो हाईकोर्ट से पूछ के उसको रिइंस्टेट करना चाहिए था। 17 साल तक उनको रिइंस्टेट करने की वजह यह थी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर से सस्पेंड हुए थे, लेकिन आने के बाद में परमवीर सिंह ने ही उनको रिइंस्टेट किया। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किधर भी नहीं है कि होम मिनिस्टर ने उसको रिइंस्टेट किया है, क्योंकि ये कमिश्नर खुद ड्यूबियस है, ये खुद करप्ट है, एंड ही वांटेड टू ब्रिंग आउट करप्ट पीपल, all corrupt people under his head, and he made Sachin Vajay number 2 in the Mumbai police force. Crime branch में senior PI, ACP, DCP, joint CP, but they were just made to zero. सचिन चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कोई जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है सर, शायना जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी से कोई जुड़े। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर आपका सोचना क्या है? बीजेपी एक के बाद एक आरोप तो लगा रही है, लेकिन देखिए ना, शमशेर खान पठान जी हमारे साथ हैं, मुंबई पुलिस पूर्व एसीपी, जो कह रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की जो दलाली दी जाती थी वो तो सालों साल से चल रहा है। मतलब ना आपकी सरकार बची ना प्रेजेंट सरकार, ये सालों का खेल था। मतलब इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व थी और परमवीर सिंह को लेकर भी कनेक्शन बीजेपी से सामने आ रहे हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये सचिन वाजे है कौन। 2002 में ख्वाजा यूनिस केस में कस्टोडियल डेथ हुआ था, उसके बाद 2007 में उनको शामिल भी नहीं किया गया। वो आ गए एयर ड्रॉप करके, ये कह के कि बहुत कम लोग थे पुलिस फोर्स में कोरोना के निमित्त और उनको वापस रीइंस्टेट किया गया। ये जानना जरूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये भ्रष्टाचार और ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा क्यों हुआ है? ये खुलासा इस वजह से हुआ है क्योंकि एक पुलिस कमिश्नर जो पहली बार इतिहास में लिखित रूप में कहते हैं कि गुनहगार कौन और शाना जी आपकी बात ऊपर रखते हुए, शाना जी बस 10 सेकंड आपकी बात को ऊपर रख रही हूँ। सचिन वाजे विवादित, सचिन वाजे को दोबारा अपॉइंट करने वाले परमवीर सिंह, आप लोगों की जुबान पर एक भी बार ये क्यों नहीं आया कि परमवीर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप कह रहे हैं अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत ही जरूरी है कि ये सवाल उठाना कि पब्लिक लाइफ में करप्शन और इस जैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, सीबीआई हो या कोई अन्य एजेंसी जो कोर्ट मॉनिटर्ड है, जहां हम शाना जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? सबके सामने आ जाए। शाना जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, आपने सचिन वाजे को लेकर सवाल किया। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, देवेंद्र फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। लगाए हैं और मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मैं तो सारे ये सबूत दे रहा हूँ। सर, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट सामने हुई है उसमें ये बड़े लीडर्स के नाम भी हैं। लेटर को आधार नहीं मानते तो ये सब हो रहा है, कौन है इसके? देखिए, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें होम सेक्रेटरी को सौंपूंगा। एक चीज सवाल करूंगा, देवेंद्र फडणवीस सवाल करूंगा, ये बहुत बड़ा शिवसेना का कहना है कि लेटर आधार नहीं हो सकता, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और शायना एनसी से सवाल मैं यही करना चाह रही थी। शायना जी, आपने कहा सचिन वाजे को जान लीजिए कौन है, ये विवादित था, सस्पेंडेड था, उसके बावजूद इसे दोबारा अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन अपॉइंट करने वाले परमवीर सिंह थे। जब ये पूरा प्रकरण सामने आया है, आप परमवीर सिंह के लेटर के आधार पर अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा घालमेल चल रहा था, क्या परमवीर सिंह दोषी नहीं है? बात दोनों की कीजिए, अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, परमवीर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों पब्लिक डोमेन में है कि बीजेपी परमवीर सिंह को बचा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहिए। क्या हुआ था अजीत पवार के वक्त इरिगेशन स्कैम में, उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर तहकीकात हुआ और फिर वो वापस आए। तो जो आपके दाल में कुछ काला नहीं, तो आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? यहाँ तो स्पष्ट रूप से पता चला है कि एक्सटॉर्शन, डांस बार से हजारों करोड़ की हफ्ता, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं मानती हूँ कि आज आपको ये सच्चाई सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन जो महाराष्ट्र में सरकार बैठी है, उन्होंने शरण दी इन सब लोगों को। सबका पर्दाफाश होना चाहिए और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ही कर सकती है। ठीक है, महेश चौहान साहब एनसीपी से, महेश चौहान साहब आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये बताइए, जिस तरह से शायना एनसी कह रही है यहाँ पर इरिगेशन स्कैम हुआ तो अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, क्यों नहीं अभी ये चीज हो जाती? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है? गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए हैं, एक सीनियर सर्विंग आईपीएस ऑफिसर कह रहा है 1750 बार से 50 करोड़
करोड़ उगा लो, 50 करोड़ दूसरे सोर्सेस से आ जाए, एक बहुत बड़ा चरित्र हनन ही मान लीजिए उसका, जिसकी तरफ जनता देख रही है, इस्तीफा हो जाए, जांच हो जाए, ठीक है तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? महेश चव्हाण साहब देखिए, अगर आरोप बेबुनियाद है तो इस्तीफा क्यों देंगे, हमारा स्टैंड है। अगर आरोप में थोड़ी भी परमवीर सिंह, महेश चव्हाण साहब माफी चाहता हूं, परमवीर सिंह कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि कहीं से भी आ गया और बात कह के चला गया। वो सरकार में मुंबई का पुलिस कमिश्नर लंबे वक्त तक रहा है, वो सीनियर सर्विंग आईपीएस ऑफिसर 32 साल की सर्विस वाला है। क्या उसकी बात को यूं ही मान लिया जाए जो सीधे रिपोर्ट ले रहा था गृह मंत्री से और फिर एग्जीक्यूट कर रहा था मुंबई में? देखिए, यही परमवीर साहब जब उनको फरवरी के मिड में सचिन वाजे से ये इंफॉर्मेशन मिली कि होम मिनिस्टर उनके पास इतना पैसा मांग रहे हैं महीने का, तब क्यों चुप बैठे थे? तभी क्यों उन्होंने एक्शन नहीं ली? वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए थी, वो चुप बैठे। और जब उनका तबादला हुआ तभी विंडिक्टिव तरीके से उन्होंने ये बाहर लेटर निकाला, इसलिए यह लेटर पे डाउट है। दूसरी बात, उन्होंने प्रूफ्स पेश किए नहीं है। यहाँ पर पठान साहब बैठे हैं, उन्होंने पुलिस में सर्विस की है, उन्हें भी पता होगा ऐसे लेटर नहीं लिखे जाते। लेटर अगर उनको लिखना था तो मीडिया में पहले और बाद में चीफ मिनिस्टर को जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये बीजेपी जब से हम पावर में आए हैं, बीजेपी का ये एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि उन्होंने अन्य राज्यों में उधर की सरकारें गिराई, जैसे कि मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, राजस्थान में उन्होंने कोशिश की, वैसे ही वो महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंडा चलाने के लिए उन्हें ये परमवीर साहब मदद तो नहीं कर रहे। परमवीर सिंह ने अभी बीजेपी का अमृत पी के पाक हो गए। अभी शमशेर खान पठान को लाऊंगा, उनका नाम 2 बार आ चुका है। शमशेर खान पठान, क्या एक पुलिस कमिश्नर जिस तरीके का व्यवहार दिखाई पड़ा है, अपनी जांच, तमाम चीजों को जानना, पुलिस कमिश्नर के तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से परमवीर सिंह करते रहे, क्या यही प्रोसीजर होता है? शमशेर खान पठान, मैंने कल भी कहा था, इन्होंने ये जो चीजें हैं ये प्लान की है। 14 तारीख को सचिन वजे अरेस्ट होते हैं और 15 तारीख के बाद इन्होंने व्हाट्सएप चैट बनाना शुरू किया, क्योंकि 15 को इनको गृह मंत्रालय से आदेश मिला होगा कि भाई आपकी बदली करना होगी, आपका नाम सचिन वजे के साथ में आ रहा है। अब इन्होंने देखा कि अब मेरी बदली होने वाली है, तो उन्होंने पाटिल को, मेरी इंफॉर्मेशन है, एसीपी पाटिल को कैबिनेट में बुला के वो व्हाट्सएप चैट उन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज किए कि कितना पैसा मांगा, क्या मांगा। अगर फरवरी में पैसा मांगा था तो 15 मार्च के बाद में उसका व्हाट्सएप चैट, और एक कांस्टेबल भी ऐसी चैट नहीं कर सकता है। एक कमिश्नर लेवल का आदमी नहीं है, इज द लेवल ऑफ द कांस्टेबल ओनली आई कैन से। इतना बड़ा ऑफिसर इस लेवल पे जाके ऐसी होम मिनिस्टर के बारे में इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें चैट के रूप में नहीं कर सकता है। बट ही डिड इट पर्पसली टू क्रिएट द एविडेंस, टू ब्लैकमेल होम मिनिस्टर, टू ब्लैकमेल गवर्नमेंट। अगर आप मुझे निकालेंगे मैं एक्सपोज करूंगा। अभी बीजेपी मतलब जब ये जाना कि गाज खुद पर गिरेगी तो एक लेटर लिखा और खुद से खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश परमवीर सिंह की तरफ से हुई, लेकिन सचिन वाजे की तरफ से एक के बाद एक खुलासे। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल इस वक्त लाए हुए हैं। अपडेट के साथ हम लौट रहे हैं, आप सभी रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, लौटेंगे अपडेट के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है, लेकिन साथ ही साथ शाम 6 बजे से आपके लिए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज जन की बात के साथ सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल लेकर आएगा।